What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ा ही शानदार, बहुत प्यारा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लेक्चर रहने वाला है. इसको आप लोगों को टक टकी लगाकर देखना है ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों के अंदर जो है बिल्कुल जोश भरा रहना चाहिए, तभी आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. बड़ी ही प्यारी, बहुत शानदार बात बोली गई है. टैलेंट की कदर वही करता है जिसमें कोई टैलेंट होता है. आप लोगों ने सुना होगा ना कि असली हीरे की पहचान जो होती है वो एक जोहरी को होती है. कोई पर्टिकुलर इंसान अगर देखेगा उसको तो बोलेगा क्या है, यहाँ छोटा सा कोई पत्थर होगा, पर लेकिन अगर रियलिटी में अगर जोहरी होगा वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये कैसा हीरा है. तो इसलिए टैलेंट जिस इंसान के अंदर है वही टैलेंट की कदर करेगा. और दूसरा इंसान क्या होगा, कई बार उसकी मजाक उड़ाता हुआ नजर आएगा. कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कुछ बात बोलता है कि हाँ यार ये काम हो सकता है, ठीक है, तो सामने वाले को उसके बारे में कोई पता भी नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. वो बोलेगा हाँ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या करेगा, ठीक है. तो उसको पता ही नहीं है कि वो किस लेवल पर जाकर सोच रहा है, उसके अंदर कैसी एनर्जी है, वो कैसे कैसे विचार को लेकर चल रहा है. बस सामने वाले को क्या होता है, बस एक कमेंट करना होता है. तो इसका मतलब ये कि वो उसके टैलेंट की कदर ही नहीं कर रहा है. तो जो भी आप लोगों को ये बोले ना कि यार तेरे बस की बात नहीं है, फालतू की बातें करते रहता है, तो कभी भी उसकी बातों को दिल से न लगाएं. अपने काम पर फोकस रखें और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वही है, सचिन का बल्ला बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से जिंदगी को देकर चलो, फिर देखो जिंदगी जीने में जो है वो कितना मजा आता है. काफी शानदार लेक्चर रहेगा. पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. और कई सारे बच्चे जो हैं इस कैट को मिस कर रहे थे, इस बिल्ली को. एक बच्चा कह रहा है कि सर मजा नहीं आता है, बिल्ली को जरूर दिखाया करो एक बार. चलिए अच्छे से बिल्ली को भी एंजॉय कर लीजिए. पर लेकिन ये बिल्ली ये दिखा रही है यहाँ पर टकटकी लगाकर देख रही है किताब को, ठीक है. तो आप लोगों को भी टकटकी लगाकर किताब पढ़नी है और अपना रिविजन करना है. तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा. पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर के अंदर एंट्री करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है. देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि बेसिकली कारगिल दिवस के नाम से भी जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक बैटल थी. इसका ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था, ठीक है. तो ये आप लोग को बताना है. तो इंपॉर्टेंट डे है, डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में. कई सारी और भी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी. एक काफी इंपॉर्टेंट ये मुझे आर्टिकल लगा पर्सनली. इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोग के एग्जाम में हो सकते हैं. समझेंगे इसके बारे में कि राइट टू बी फॉरगेटन क्या होता है, यानी किसी चीज को भूल जाना, ठीक है. आखिर क्या होता है, ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर. ये तो थोड़ा सा आज आप लोगों को बिग बॉस के बारे में पढ़ाऊंगा और रोडीज के बारे में पढ़ाऊंगा. मतलब उससे रिलेटेड एक पर्सनैलिटी है, उसके बारे में आर्टिकल है. तो काफी सारी प्यारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी. कुछ हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, कहां पर ये बातें हो रही है और क्यों भी ये बातें हो रही है. तो कोई अगर इशू बन जाता है तो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाया करती है. तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए. एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री की, उनको रिसेंटली अभी यहाँ पर यह अलेक्जेंडर डेल रिम्पल बेसिकली ये अवार्ड इनको दिया गया यहाँ पर. ये तो इस अवार्ड को जो इनको दिया गया है, ये कौन सी पर्सनैलिटी है, इनका नाम बताना है आप लोगों को. हमारी कंट्री के ये जल सर्वेक्षक हैं, बेसिकली आप लोग चीफ हाइड्रोग्राफर इनको बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. तो इनको जो दिया गया है ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है. तो इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या अवार्ड है, क्यों दिया गया है, इसके बारे में समझेंगे. अभी रिसेंटली बड़ी ही एक दुखद घटना देखने को मिली. इनका नाम है भागीरथी अम्मा. आप लोगों ने देखा है ना यार, जिंदगी में अगर पढ़ाई के बारे में आप लोगों से बोले कि यार पढ़ाई एक बर्डन है, बस किसी तरह हो जाए फिर उसके बाद में जॉब लग जाए, जिंदगी भर किताब उठाकर नहीं देखेंगे. अगर इस वाले माइंडसेट के साथ में जिंदगी को जी रहे हो तो देखिए जहां पर एक बार जॉब लग जाएगी ना, वहीं पर ही आप लोगों की जिंदगी जो है फिक्स हो जाएगी. आप लोग हमेशा इस विश्वास के साथ हमेशा जिए कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है. अब इनके बारे में बात करूंगा आप लोगों से, आर्टिकल जब डिस्कस करूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि पढ़ाई जो है वो किसी भी उम्र में की जा सकती है. आप लोग भी आज की डेट में अगर आप लोग को लगता है आप लोग कुछ अच्छी चीजें पता है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को भी वो चीजें सिखा सकते हैं. जैसे कि अगर बात करें डिजिटल मीडियम की, अगर बात करें तो कई बार क्या होता है पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कैसे लैपटॉप यूज करना है, कैसे मोबाइल यूज करना है. खासकर गांव के एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग उनको सारी चीजें आप लोग उनको सिखा सकते हैं ताकि वो भी आप लोगों के साथ में अच्छे से कनेक्ट हो सके, ठीक है. तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी हैं. तो ये यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकेंगे एक ऐसा उदाहरण है कि हाँ किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है. यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए ने रिसेंटली अभी सैंक्शन इंपोज किए थे. किसके ऊपर, ये रसिया और एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, ताकि जो उनका एक पर्टिकुलर गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट नहीं किया जा सके. तो ये जो सैंक्शन किया गया था ये किस किस कंट्री के ऊपर था, यहाँ पर रसिया और कौन सी कंट्री है. ये कंट्री एक यूरोप की कंट्री है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. तो समझेंगे प्रोजेक्ट के बारे में. नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक बन जाता है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. अभी फिलहाल यूएसए के द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया है. इसके चलते पूरा आर्टिकल समझेंगे डिटेल में और किस चीज से होता हुआ ये प्रोजेक्ट जाता है. तो मैप भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे अच्छे से इसके बारे में. अभी रिसेंटली बात करें तो एक पर्टिकुलर कंट्री है जो हमारा पड़ोसी देश भी है, उसने बोला कि इंडिया को आओ यार मिलकर काम करें चाइना के साथ में. किस चीज के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए और गरीबी को मिटाने के लिए. तो समझेंगे ये कंट्री कौन सी है, अगर किस मुद्दे पर इंडिया और चाइना को साथ में लेकर चलने की बात करिए तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में भी. हमारे संविधान में कौन सा ऐसा एक आर्टिकल है जो कि
अगर जज को यहां पर अपॉइंट करना है हाई कोर्ट के अंदर में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, यहां पर कंसल्ट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ जो स्टेट है उसके साथ में। तो इसके बारे में समझेंगे आखिर क्या क्या बातें की जा रही है। तो डिटेल में पूरा आर्टिकल समझूंगा, इसके बारे समझाऊंगा क्या मतलब, समझ तो लिया है मैंने, समझाऊंगा, ठीक है। तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल आप लोगों में पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन भी बनेगा फ्यूचर में, तो आप लोग कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। इस तरीके से आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। तो इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने कारगिल विजय दिवस। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही लंबा सा मेल किया गया मुझे, बोला जा रहा है कि सर कारगिल विजय दिवस के ऊपर कोशिश करेंगे कि सारी जो एसएलवी आर्मी है वो 5K लाइव आएंगे द हिंदू की वीडियो के ऊपर। चलिए देखता हूं, चैलेंज है, चलिए देखता हूं कौन कौन आता है, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग ये वीडियो देख ही रहे हैं, तो देखते हैं सुबह जो है एग्जैक्ट आप लोग को जो वीडियो देखने को मिलेगी द हिंदू के 7 बजे, तो कौन कौन लाइव आता है, ठीक है। देखते हैं कितने लाइव आते हो, क्या आप लोग रिकॉर्ड कर पाते हो। अभी जो है 1400 तक यहाँ पर पहुंच गए थे। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग जद्दोजहद करोगे तो काम हो सकता है, पर लेकिन वही है कि आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए, सुनी है ये कविता। तो वही चीजें यहां पर चलती आप लोगों को नजर आती है। तो भी बात करते हैं यहां पर 26 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके से जो हमारे देश के जवान थे जो शहीद हुए थे, उनका जो सेक्रीफाइस था, उनके द्वारा जो त्याग किया गया, एक तरीके से उनको याद किया जाता है। तो 1999 की जो कारगिल वॉर थी, ये दो कंट्री के बीच में थी, एक साइड में इंडिया और दूसरी साइड में पाकिस्तान। और रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली हर बार वही रिजल्ट होता है। तो 1999 के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर कमांड ली गई। कारगिल आउटपोस्ट जो यहां पर आर्मी के जो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। ये कारगिल जो सेक्टर है आप लोगों को ये बेसिकली देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो इसके चलते जो हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ में जो लड़ाई रखी, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय यहां पर याद रखेगा, ये 1999 की कारगिल वॉर है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा यहां पर, एक और पर्टिकुलर ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, एक और पर्टिकुलर यहां पर कोई इंसिडेंट है जो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, वो कब का है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहले कई बार बता चुका हूं, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। कारगिल वॉर जो है वो 26 जुलाई को यहां पर बेसिकली एक तरीके से एंड हुई थी और ये लगभग 60 दिन तक चली थी। तो इसके बारे में इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन है। तो एक तरीके से हमारे जो जवान हैं उनको सैल्यूट करने का दिन आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जवान है उनको सैल्यूट है मेरी साइड से भी, पूरी एसएलवी आर्मी की साइड से। आगे नजर डालेंगे यहां पर शॉर्ट न्यूज के ऊपर और फिर डिटेल में हम लोग न्यूज देखेंगे। तो जो पहली न्यूज होगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, खासकर इंपॉर्टेंट तो देखिए सारी रहने वाली है, पर जो पहली न्यूज रहेगी वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बात की जा रही है यहां पर पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी के बारे में। ये जो पर्सनैलिटी है आप लोगों ने इनको देखा भी होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं बिग बॉस के अंदर में और एमटीवी रोडीज के अंदर। बिग बॉस के अंदर तो मेरा बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर थोड़ा था पहले, अब इसको भी नहीं देख पाता हूं क्योंकि टाइम नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो यहां पर आशुतोष कौशिक, कौन कौन जानता है इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को। तो अभी यहां पर ये न्यूज में किस लिए, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था इनके द्वारा कुछ उल्टी सीधी हरकतें की गई, जैसे कि दारू पीकर गाड़ी चलाना, वो सब चीजें कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो गई पास्ट में, जिनकी इनको सजा भी मिली। तो ये 2009 लगभग 2013 की बातें हुआ करती थी, जब ये उन्हें कहते हैं कि जब नया नया इंसान जो है किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो उड़ने लगता है, वो भूल जाता है कि जमीन पर भी कदम रखने होते हैं। तो उसको ये लगने लगता है कि अब तो जमीन जरूरत ही नहीं है, आसमान में ही उड़ेगा। तो ऐसा इंसान अक्सर जमीन पर आकर गिरता है। तो कुछ इनके साथ भी ऐसा हुआ, तो इनको उसकी सजा भी मिली। तो सजा वजह सब मिल गई, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। पर लेकिन आज की डेट में भी जो इनका पास्ट है वो बार बार इनके सामने आ जाता है। इनके पास्ट में की गई जो हरकतें हैं वो आज की डेट में भी इनकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर इनकी लाइफ को हैम्पर कर रही हैं। इनके द्वारा ये बोला गया कि कभी भी अगर कोई सर्च करता है तो मेरी सबसे ऊपर वही वीडियो निकल कर आती है सामने जिसमें मैंने कभी उल्टी सीधी हरकतें की हैं। तो इसके चलते मेरी जो शादी है उसमें भी दिक्कत हो रही है। मेरी मम्मी जो वो मेरे से भी ज्यादा दुखी रहती है, वो हमेशा देखती है तो मम्मी ये बोलती है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो बोलती है कि आंसू ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से बोल रहे थे कि अब मैं इसका क्या करूं, मैंने जो काम किया, मैंने जो कांड किया उसकी सजा मुझे मिल गई, अभी ये कंटिन्यूअस मेरे साथ में चलती रहेंगी, मेरी आने वाली लाइफ पर भी इंपैक्ट डाल रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या। तो इसके चलते जब इसके द्वारा ये बातें सोची गई तो सॉल्यूशन निकल कर आया। सॉल्यूशन निकल गया यहाँ पर राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि अगर पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कोई गलत हरकतें की गई है और उसको सजा मिल चुकी है, अगर उसको सजा मिल चुकी है ऑलरेडी, और तो उसको वहां पर बेसिकली अब हक है कि अपनी लाइफ को वो नॉर्मल तरीके से जी सके। तो इसी के चलते इसने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने
ये बोला कि जो भी इस दिल्ली हाईकोर्ट को ये बोला गया कि जो भी बेसिकली वीडियो है, फोटोग्राफ है या फिर जो भी आर्टिकल है जो इनके बारे में लिखे गए हैं उस टाइम पर, वो आज की डेट में भी इंटरनेट पर फ्लड हो रहे हैं। और जब भी मैं कुछ एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा पास्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास में हक है बेसिकली राइट टू बी फॉरगेटन, तो इसलिए वो सारे आर्टिकल, वो सारी वीडियो, वो सारे फोटोग्राफ जो हैं वो हट जाने चाहिए जो कि आज की डेट में कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं पर भी अगर अवेलेबल है तो क्या ये हक हमारे पास में है? अगर कोई आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। राइट टू बी फॉरगेटन होता क्या है बेसिकली? देखिए, राइट टू बी फॉरगेटन ये कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई गलती की उसने और उसकी सजा उसको मिल चुकी है, तो अब यहां पर वो चीजें उसके सामने नहीं आनी चाहिए, उसकी लाइफ के ऊपर वो इंपैक्ट ना डाले। तो राइट टू बी फॉरगेटन जो है बेसिकली ये सिंक्रोनस वे में काम करता है, यानी कि मिलकर काम करता है राइट टू प्राइवेसी के साथ में। यानी कि अगर पुरानी जिंदगी जो है सामने आ रही है और दिक्कत कर रही है तो एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी के साथ में इसको इंक्लूड करके देखा जा रहा है। और यहां पर ये आर्टिकल 21 के तहत यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। मतलब कहने का ये है कि जब आप लोग केस पुत्तास्वामी केस के बारे में आप लोग अब तो रट गया होगा, इतने हजारों बार मैं बोल चुका हूं। केस पुत्तास्वामी केस 2017 में आया था। 2017 में जब ये केस आया तो ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहां पर है? तो फंडामेंटल राइट है वो यहां पर आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंदर, और ये आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम के साथ में राइट टू फॉरगेटन भी यहां पर आएगा, यानी कि पर्टिकुलर इंसान की लाइफ पर कुछ इंपैक्ट ना पड़े पुरानी बातों का। तो इसलिए अब अगर कोई पर्टिकुलर इंसान चाहता है कि ये चीजें हट जाए यहां से तो वो सारी हट जानी चाहिए। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए कल को कोई उल्टी सीधी हरकतें हो गई किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, ठीक है, उसकी बहुत सारी वीडियो आ गई, उसके लिए उसको सजा भी मिल गई। अब उसको सजा मिल गई तो वो वीडियो हट जानी चाहिए, ये है बेसिक इसका पर्पज। तो यहां पर ये चाह रहे हैं कि इनकी जो पुरानी सारी चीजें हैं वो यहां से हट जाए। तो इसी के चलते प्रोविजन भी है हमारी कंट्री में, ऑलरेडी प्रोविजन है हमारी कंट्री में, पर अभी वो एक्ट जो है वो पास नहीं किया गया। तो यहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में अगर बात करें तो पार्लियामेंट में भी पास नहीं किया गया यहां पर ये, तो इसके चलते इसमें प्रोविजन भी रखा गया था। क्लोज 20 चैप्टर 5 के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि मेंशन किया गया राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि एक तरीके से अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बोल सकता है किसी पर्टिकुलर यहां पर कि उसके जो इस तरीके की चीजें हैं उनको यहां से हटा दिया जाए, ठीक है। तो कंटीन्यूअसली उसका पर्सनल जो डेटा है इस तरीके से अगर सामने आ रहा है तो उसको यहां से हटा दिया जाए, तो ये हक है उसको, वो यहां पर ये काम कर सकता है। आर्टिकल 21 उसको ये पावर देता है, क्योंकि राइट टू लाइफ, उसको राइट टू लाइफ ही नहीं मिल रही है ढंग से, उसकी सारी चीजें जो हैम्पर हो रही है, तो इसके चलते वो यहां पर जाकर कोर्ट में ये सारी बातें बोल सकता है। तो अगर बात करूं आज की डेट में आप लोगों से डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, तो ये अभी यहां पर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 2019 में, अब ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कब तक ये पास होगा, कब तक ये चीजें सामने निकल कर आई, जब तक कुछ देखने को मिलेगा तो तब जाकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर टोटल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आर्टिकल 24 यहां पर ये चाइल्ड जो लेबर है उसको रोकने का काम करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, फिर कई सारे और मुद्दों को लेकर अभी यहां पर रिलीजन की बात की जा रही है, जैसे कि इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है 29 और 30 आर्टिकल। राइट टू प्रॉपर्टी कभी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्यों डिलीट किया गया? ये 1978 में आया था बेसिकली, इसको इसलिए डिलीट किया क्योंकि कल को चलकर अगर कोई ढांचागत विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, किसी की जमीन अगर इंसान को खरीदनी पड़ जाए, गवर्नमेंट को खरीदनी पड़ जाए, तो नहीं खरीद पाती थी, वो मना कर दे तो वो नहीं खरीद पाएगी क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वो तुरंत कोर्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसको फंडामेंटल राइट में हटाया गया, तो यहां पर आर्टिकल 31 से इसको हटाया गया, तो फिर यहां पर ये हटाया गया जिसको यहां पर इससे, तो ये हटाया गया आर्टिकल जो है बेसिकली अमेंडमेंट करके, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। अब यहां पर कहां पर रखा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है यहां पर ये 32 के अंदर है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अभी हम लोग यहां पर बात करें किस आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल 21 यहां पर ये बात कर रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी के साथ में ही यहां पर राइट टू फॉरगेटन भी आता है, ठीक है। फॉरगेटन मतलब भूल जाना एक तरीके से, यानी कि भूल जाओ कुछ ऐसा कुछ कांड भी किया था पास्ट में, तो अब जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ने दो, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है मुझे पर्सनली काफी एक प्यारी न्यूज लगी यहां पर, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें। अभी यहां पर जो न्यूज है ये प्यारी इसलिए लगी कि कोई भी एज में आप लोग कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है, यानी कि कोई उम्र नहीं है यहां पर कुछ सीखने की, तो वो इनके द्वारा यहां पर दुनिया को दिखा दिया गया। वैसे तो ये दुखद भरी घटना है, पर लेकिन दुखद भरी घटना आप लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस एज में ये अपनी जिंदगी को जीकर गई हैं, एक तरीके से पूरी जिंदगी इन्होंने अपने हिसाब से जी है। तो लगभग 107 साल की उम्र में अभी रिसेंटली हमारे बीच में से गई हैं, जिनका नाम है भागीरथी अम्मा। तो आप लोग देख
सकते हैं यहाँ पर पूरा दशक देख लीजिए आप लोग। 1914 में पैदा हुई थी यहाँ पर ये, और 2021 में इनकी डेथ हुई है, तो पूरे 107 साल यहाँ पर जी कर गई है। और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे तब लगी जब इनके द्वारा कोशिश की गई कि अपनी एजुकेशन को फिर से कंप्लीट करेंगी, और 105 साल की उम्र में इनके द्वारा फिर से एग्जाम दिया गया, और शानदार परफॉर्मेंस आप लोग देखिए, 275 नंबर में से इनके 205 नंबर आए, ठीक है, तो कर दिया ना टॉप एग्जाम को। तो इसको कहते हैं, देखिए ओल्डेस्ट पर्सन है आज के डेट में अगर बात करें जिनके द्वारा इस तरीके से पढ़ाई की और अपने कदम रखे गए। मैथमेटिक्स, मलयालम लैंग्वेज और इन्वायरमेंट साइंस के अंदर में इनके द्वारा अपना एग्जाम दिया गया था। तो इसके चलते इंटरनेशनल जो वुमेन डे है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके चलते इनको यहाँ पर इस दिन पर नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये केरला से आती थी, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकल कर आती थी। तो एक तरीके से वही कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती यार, अगर आप लोग के अंदर जज्बा है तो आप लोग कभी भी सीख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग कुछ भी सीखने का कहीं से भी मौका मिले तो आप लोग उसी से वो चीजें सीख सकते हैं। और कभी सीखने के लिए ये मत देखो अपनी जिंदगी में कि कोई छोटा आप लोगों को सिखा रहा है या कोई कैसा इंसान आप लोगों को सिखा रहा है। ज्ञान जो है वो कहीं से भी बटोर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीजें स्पेशल होती हैं, तो हर एक इंसान से आप लोग कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि कोई रिक्शा चलाने वाला आप लोगों को क्या सिखाएगा। कभी कभी रिक्शा चलाने वाला कोई अगर भिखारी भी हो तो भिखारी भी आप लोगों को ऐसे ज्ञान की बातें बता सकता है अपनी जिंदगी के प्रोस्पेक्ट को देखते हुए, जो कि आप लोगों की लाइफ बदल सकती है। तो कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो सीखते टाइम आप लोगों को हमेशा अपनी झोली फैलाई रखनी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो एक तरीके से आप लोग बोलते हैं भिखारी की तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं, यानी कि जो भी झोली में डाल दे बस वही खाना है, उसी से पेट भर रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से रखो जैसे भिखारी जो रहता है वो रोटी के लिए ललायत रहता है, आप लोगों को ज्ञान के लिए ललायत रहना चाहिए। जहां पर भी मिल जाए बस ज्ञान बटोरना है, ज्ञान मिलना चाहिए। उन्हें 3 इडियट मूवी देखी होगी, जहां भी बरसे बस वहीं लपेट लो। तो कभी किसी क्लास में जाकर बैठ गए तो कभी किसी क्लास में जाकर बैठ गया। तो ऐसी ललक जिस दिन आ गई ना, उस दिन आप लोगों की सारी समस्याएं जो है उनका समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ये आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसके बारे में बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। ये हो गया यहाँ पर रसिया, ठीक है, यहां से रसिया हो गया और यहां पर जर्मनी हो गया। तो रसिया से निकालकर एक पाइपलाइन जो है वो यहां से, जिसका नाम रखा गया नॉर्ड स्ट्रीम, ये कहां पर जा रही है, ये जा रही है जर्मनी के अंदर में। तो इसके ऊपर स्टार्टिंग में जब यहां पर आप लोगों को पता है रस्साकसी चल रही थी काफी लंबे समय से यूएसए और रसिया के बीच में, तो यहां पर इसको अलाउ नहीं किया गया था जर्मनी को, तो सैंक्शन लगाने की बात की गई। तो लेकिन अभी यहां पर अप्रूवल देखने को मिल रहा है, यहां पर इसको अप्रूवल दिया जा रहा है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये पाइपलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां से आप लोग देखते हैं, यहां से होती हुई इस तरीके से ये पाइपलाइन जाने वाली है। यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाइपलाइन यहां पर जाएगी। ये एरिया कौन सा है ये आप लोग को बताना है, जो ये पाइपलाइन जहां से होते हुए जा रही है। तो ये काफी फायदा यहां पर पहुंचाने वाली है। बेसिकली रसिया से जाएगा ये, बेसिकली जो भी यहां पर गैस होगी वो जर्मनी तक जाएगी। और यहां पर जो कंपनी काम कर रही है वो कंपनी कौन सी, यहां पर ये 2015 में चीजों को स्टार्ट करने की बात की गई थी। ये है बेसिकली गाज़प्रोम, ये रसिया की कंपनी है यहां पर। और इसी के साथ में 5 यूरोपियन फर्म कंपनी भी इसके साथ में मिलकर काम कर रही है। तो इसका बेसिकली 11 बिलियन के करीब यहां पर डॉलर इसकी वैल्यू है। 1200 किलोमीटर की लगभग ये पाइपलाइन है। तो रसिया जर्मनी तक पहुंचेगी रसिया से होती हुई और बाल्टिक सी के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये बाल्टिक सी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मली आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देखिए अपनी कंट्री कंपेयर में। तो ये है यहां पर अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग यूरोप के अंदर जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को लेकर चलता हूं, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखेंगे। तो यहां से आप लोग देखिए तो ये बाल्टिक सी हो गया। तो रसिया से यहां से इधर से होती है यहां पर जर्मनी तक आप लोग ही पहुंचेगी। यहां पर भी एक्जैक्टली आप लोग देखते हैं ये आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया बाल्टिक सी, ठीक है। तो इसके थ्रू होते हुए ये पाइपलाइन यहां पर पहुंच रही है। तो क्वेश्चन बन सकता है मैप बेस्ड पे आप लोगों से कि कहां पर बाल्टिक सी है, किससे होती है ये लाइन जा रही है। तो स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 जो बेसिकली ये 55 जो बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है पर ईयर यहां पर आप लोगों को ये जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया आप लोगों से यहां पर, और पर्टिकुलर आप लोगों से यहां पर इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो आइए आगे आने वाले टाइम में देखेंगे अभी क्या है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है जर्मनी, ठीक है। टोटल मिलाकर यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है आज के डेट में, 27 मेंबर है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 मेंबर है। जो यूरो करेंसी है जिसका सिंबल ये है, कंफ्यूजन मत होइएगा इसके साथ में, इसको पाउंड बोलते हैं और इसको यूरो बोलते हैं। तो पाउंड जो है वो यूके की करेंसी है और यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। तो 27 में से कितनी ऐसी कंट्री हैं आज के डेट में जो यूरो यूज करती हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, ऐसा कुछ है। आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए तो आप लोग चीजों को जान पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये यहां पर बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, समझते हैं इसको। यहां पर अभी इंडिया के द्वारा एक स्कोर देखने को मिला 90% के करीब यहां पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो कमीशन है फॉर एशिया पैसिफिक। तो इसके चलते जो लेटेस्ट सर्वे किया गया, डिजिटल एंड सस्टेनेबल जो ट्रेड फैसिलिटेशन है, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में जो डिजिटल फील्ड में हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं और सस्टेनेबल चल रहे हैं एक तरीके से, और ट्रेड अगर कोई करना चाह रहे हैं तो
उसके लिए फैसिलिटेशन किया जा रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफी अच्छी बढ़ती नजर आई। तो यही तरीका था सॉरी कई बार ना लंबी सांस खींच जाता हूं मैं तो यहां पर जो बात की जा रही है बेसिकली यहां पर बात की जा रही है क्या कि हमारी कंट्री की जो रैंक थी 2019 में 20 में तो सारी चीजें देखते बेसिकली ठप रही, यहां पर 78.49 के करीब थी। अब हम लोग कितने पहुंचे 90 के करीब पहुंच गए हैं। तो हम लोगों ने कई सारी नामी गिरामी कंट्री जो है यहां पर जैसे फ्रांस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, इनसे भी हम लोग ऊपर छलांग लगा गए हैं। इसी के साथ में बोलते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जो डेवलपमेंट यानी कि OECD कंट्रीज इंक्लूडिंग इनसे भी हम लोग आगे निकल गए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। इंडिया जो है उसके द्वारा 100% स्कोर की बात की जा रही है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के अंदर, 66% यहां पर वुमेन इन ट्रेड कंपोनेंट के अंदर। आप लोग बोलेंगे ये क्या है, तो इसको समझने के लिए आप लोग यहां पर चलिए। देखिए बेसिकली ये जो सर्वे यहां पर तैयार किया जाता है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 की इंडिकेटर हैं, टोटल 143, ये तो क्या हो गया 143, ठीक है। तो 143 बोलते हैं ना आई लव यू, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो ये आर्टिकल कौन सा है और वो किस किस के बारे में है यहां पर जो आप लोगों को मैंने बताया भी था, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट और किस किस के बीच में कुछ कुछ वार्ता होती है। तो बताइए, तो 143 इकोनॉमी है, 5 इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसी है, तो 100% इंडिया की देखने को मिली। इसी के साथ में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें 95% रहा। इसी के साथ में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन 88 आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपरलेस ट्रेड क्या किया जा रहा है, तो 96 देखने को मिली। इसी के साथ में क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड कैसा चल रहा है, तो 66 देखने को मिला, ठीक है। तो टोटल मिलाकर इसके बेस पर हमारा टोटल रैंक तैयार हुई। तो ये 5 इंडिकेटर हैं और आप लोगों को याद होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडिकेटर है किस किस पर वो काम करते हैं वे भी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आगे चलकर अगर इसके भी आप लोगों से ये इंडिकेटर पूछ लेना तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो यहां से आ गया भाई साहब। तो थोड़ा सा भी चीजों को ध्यान रखोगे तो एग्जाम में छक्का चौका मतलब जो भी होगा छक्का चौका 8 9 10 सब कुछ मार के आओगे, पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक कुछ छोटी सी बात, यहां पर जो ग्लोबल सर्वे उन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है UNESCAP के बारे में, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आप लोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो कमीशन है फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसके द्वारा यहाँ पर ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल जो बेसिकली सस्टेनेबल ट्रेड की हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर भी कंफ्यूजन हो तो जाना कहीं नहीं, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। उन्हें कहते हैं कि वो कौन सी मूवी है अनिल कपूर की, नाना पाटेकर की, वो RDX सर रहते हैं ना उनको कि अरे RDX सर तो मर गए, नहीं अभी हम जिंदा हैं तो अभी मैं जिंदा हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय करते रहिए। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा अपने SLV फैमिली मेंबर के द्वारा एक बड़ी ही प्यारी सी वीडियो शेयर की थी, कविता, तो मैंने आप लोगों के लिए वो शेयर की थी जो वी टॉक्स वाला चैनल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखेगा, बड़ी ही यार हार्ट टचिंग है, मतलब देख कर ना मैं तो इमोशनल हो गया उसको। बेसिकली यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनना इसको कितने प्यारे बोल इनके द्वारा लिखे गए यहाँ पर। ये एक सेकेंड कहाँ चले गए, अच्छा यहाँ पर होगा, एक सेकेंड में इस चैनल पर ही देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तो काफी एक प्यारी मतलब ये मुझे लगी, बहुत ही प्यारे बोल इनके द्वारा लिखे गए हैं। आप लोग सुनने की कोशिश करना, देखना मत भले ही वीडियो को, पर लेकिन सुनने की कोशिश जरूर करना। मतलब कितनी प्यारी लाइन बंदे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली यार हार्ट टचिंग लगा, सैल्यूट है जिस तरीके से सोचकर चीजों को लिखा गया, और रियलिटी में रेस्पेक्ट निकल कर आती है, और भी आप लोगों के लिए भी मेरे मन में तो अच्छा लगता है यार इस तरीके से। मतलब रियलिटी में यार हार्ट टचिंग चीजें थी, बहुत ही मेहनत से लिखी गई, ऐसा नहीं है। तो काफी अच्छा लगा मुझे देखकर। तो थैंक्स अ लॉट डियर, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है। आप लोग ये बोलिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है जो कि मरने वाला है, क्या उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग ले सकते हैं एज ए बेसिकली उसको सबूत के तौर पर? तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सीबीआई के जो कोर्ट है उसके द्वारा अभी 2 पुलिस पर्सन जो है उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया है, यानी कि जिंदगी भर ताउम्र वो जेल में सड़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी कस्टडी में यहां पर अभी मर्डर हुआ था। उन्हें कहते हैं कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ क्या होती है? जब इंसान को जेल में ही मार दिया जाता है बिना उसको जुडिशरी के सामने प्रेजेंट किए हुए, तो उनको काफी बुरी तरीके से मारा गया था। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिली थी। तो यहां पर जो जजमेंट है उनके द्वारा रिलाई किया गया हाईली, काफी लार्ज स्केल पर डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि एक तरीके से जो पर्टिकुलर पर्सन है उसने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दी उसके ऊपर काफी ज्यादा ये रिलाई करे। तो यहां पर नॉर्मली अगर बात करें तो कोई भी पर्सन ये मानता है कि जो मर रहा है उस टाइम पर वो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि जिंदगी की आखिरी सांस चल रही होती है। अब कैसा फील होता होगा उस टाइम पर ये सोचना भी एक तरीके से मुश्किल है थोड़ा, पर लेकिन हाँ ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इंसान जा रहा है तो उसको ये लगता है कि खुद तो जा रहे हो, किसी की लाइफ बर्बाद करने की कभी नहीं सोचेगा, तो हमेशा सच ही बोलने की कोशिश करेगा। तो सेक्शन 32 जो यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, वो डील करता है स्टेटमेंट अगर कोई ऐसी होती है फैक्ट जो कि पर्सन जो है जो कि यहाँ पर मरने वाला है या फिर जिसके द्वारा कुछ ऐसी एक डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई फाउंड की गई है, तो ये सेक्शन यहाँ पर उसके साथ में डील करता है। तो इसके तरीके से अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले
कि ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है ऐसा कुछ। और अगर बात करें यहाँ पर एक ऐसा और यहाँ पर है कि ओनली जो आई विटनेस या फिर जो कोई है ना कि जो मरने वाला जो इंसान है उसने आई विटनेस होगा तभी यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल है, यानी कि आंखों से देखी है ये हरकतें कहीं पर हो रही थी तो ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में है। तो यहाँ पर अभी ये बेसिकली सीबीआई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आया जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बात की जा रही है एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में, इसको बोलते हैं बेसिकली अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डेल रिम्पल अवार्ड अलेक्जेंडर। तो यूके के द्वारा ये दिया जाता है। तो यूके के जो हाई कमिश्नर है इंडिया, उनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया हमारी कंट्री की इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि यहाँ पर वाइस एडमिरल जो विनय भादवा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया यहाँ पर बेसिकली। तो ये जो ऑन गोइंग पेंडेमिक चल रहा था उसके चलते ये अवार्ड लेट हो गया, यानी कि ये जो अवार्ड था ये 2019 में इनको दिया गया, पर लेकिन इन तक पहुंचा ये अभी रिसेंटली क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए। तो यहाँ पर 2006 में ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जो है यहाँ पर ये स्कॉटलैंड के बेसिकली एक यहाँ पर जियोग्राफर थे जिनसे रिलेटेड यहाँ पर ये अवार्ड स्टार्ट किया गया, जो कि फर्स्ट जल सर्वेक्षण आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज है। और ब्रिटिश एडमिरल्टी जो है बेसिकली यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पर इनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अपनी कंट्री की पर्सनैलिटी को मिला है तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि अगर हमसे रिलेटेड आ गया है कोई अवार्ड तो इसका मतलब है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अगर हमसे रिलेटेड नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते एक छोटा सा तो कम से कम झलक तो आप लोगों को होनी चाहिए इसके बारे में कि हाँ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो ये न्यूज है काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर इसका ये वाला जो आर्टिकल है थोड़ा सा लंबा होगा पर लेकिन सारी चीजें आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं पेशेंस बना के रखना इसके साथ में, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं रिसेंटली जब इस तरीके से चीजें न्यूज में आती है। तो क्या क्या बातें एक एक करके डिस्कस करूंगा। बेसिकली न्यूज तो इंटरनेशनल है पर अपनी कंट्री के रेफरेंस में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करने वाला हूँ, ठीक है। अपनी कंट्री के रेफरेंस में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है लिवरपूल के बारे में। तो सिटी ऑफ लिवरपूल अगर आप लोगों से पूछे कहां पर है यहाँ पर ये, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। वो भी लोकेशन हम लोग देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर ये लिवरपूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वही इंग्लैंड है जो कि ब्रेक्जिट के चलते कई बार न्यूज में रहता है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये टोटल जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये जो किंगडम है, तो इसमें इंग्लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के अंदर भी क्या हुआ यहाँ पर, सिटी ऑफ लिवरपूल जो है इंग्लैंड की, उसको यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो बेसिकली साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेरिटेज साइट की जो लिस्ट थी उसमें से इसको हटा दिया गया है। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, नॉर्मली तो लिस्ट में डाला जाता है, इसको हटा कैसे दिया? तो उसके पीछे कुछ रीजन है, वो रीजन हम लोग समझेंगे। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? उन्हें तनवीर मन्नू वाले, हाँ पहले भी ऐसा हुआ है मन्नू पहले भी ऐसा है, मन्नू भाई तुमने पहले भी उसकी बेसिकली बीवी लेके भागे थे, तुम फिर से वही काम कर रहे हो, नहीं कहते मूवी में डायलॉग। तो पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी कई सारी ऐसी जो कुछ साइट्स हैं जिनको हटाया गया है। तो अभी रिसेंटली बात करें तो 6 इंडियन जो प्लेस किया गया उनको एडिट किया गया टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो बेसिकली देखिए आर्किटेक्चर जो ब्यूटी होती है रिकॉग्नाइज किया जाता है। वर्ल्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोर्ट है यहाँ पर 18 से 19 सेंचुरी के अंदर ये यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2004 में इसको इंक्लूड किया गया और ये थर्ड प्लेस है जो कि यहाँ पर इसको रिमूव किया गया प्रेस्टिजियस हेरिटेज साइट से, यानी कि इससे पहले 2 को और रिमूव किया जा चुका है। तो 2 को रिमूव किया जा चुका है, क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर चलिए देख लीजिए किसको यहाँ पर ये हटाया गया है। अभी यहाँ पर चलिए पहले रीजन समझिए तभी आप लोग समझ पाएंगे आखिर हटाया क्यों जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी जो बेसिकली जो लिवरपूल है इसको जो हटाया गया है, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर छेड़खानी की गई है। यानी कि आप लोगों को मैं बोलूं कि पर्टिकुलर किस तरीके से समझा जाए इसको, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, कोई काम करने के लिए उसको कि हाँ ये इंसान ऐसा है तो इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन अवार्ड मिलते ही वो इंसान जो है वो अपना नेचर चेंज कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसको इसलिए दिया गया था वो यहाँ पर कि हाँ बस एक वन टाइम अवार्ड नहीं है, वो कंटिन्यूअस चलने वाला अवार्ड है कि आप लोगों को तभी आप लोगों के पास में रहेगा। कोई उपाधि आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली अवार्ड तो नहीं, कोई उपाधि बोल दीजिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको हम लोग नोबल हेडमैन बोलेंगे, यानी कि गांव का एक हेडमैन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, काफी सीधा इंसान है। पर लेकिन उसने क्या किया, लोगों को गोली मारनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब उसकी नोबल हेडमैन की उपाधि छीन लो उससे, ठीक है, वो उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ पर दिया तो गया था, यहाँ पर ये जो बेसिकली अवार्ड है ये दिया गया था किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए उस टाइम पर कि हाँ ये एक एंशिएंट ये टाइम की चीजें हैं, ये इसकी सुंदरता है। पर लेकिन अभी यहाँ पर क्या किया गया, फुटबॉल स्टेडियम जो उसके चलते अंडरमाइन कर दिया गया, इसकी जो एक अट्रैक्टिवनेस हुआ करती थी, इसकी सुंदरता जो थी यहाँ पर ये, ठीक है। तो विक्टोरिया जो डॉक है यहाँ पर इसकी अट्रैक्टिवनेस जो यहाँ पर भी चीज देखने को मिली। और इसी के साथ में जो वाटर फ्रंट था, यानी कि जो नदी वाला जो इसका फ्रंट था उसके बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पर अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही थी
वो डैमेज कर दिया गया और इरिवर्सिबल डैमेज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रहता है इसको वो वोट दिए रखने का, क्योंकि इनके जो दिया गया था उसके चलते इन्होंने वो उसको भरपाई नहीं की, उसकी पूर्ति नहीं की, जिसके पर्पज से इनको यहाँ पर यह वोट मिला था। पहले भी ऐसी हरकतें यहां पर की गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओमन में देखने को मिली 2017 में, उसको हटाया गया, ठीक है, क्योंकि पोचिंग और हैबिटेट लॉस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था वहां पर, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। यानी कि एक तो वहां पर वो पोचिंग को नहीं रोक पा रहे थे। पोचिंग मतलब जानवरों की हत्या कर देना, ठीक है, जो गैंडा है तो उसका सींग काट लेना, जानवरों को मार देना, उनकी खाल उधेड़ लेना, ठीक है। इसी के साथ में ड्रेसडेन जो बेसिकली इल्बे ये वैली है जर्मनी के अंदर में, 2009 में यहाँ पर ये भी इसको हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लेन मोटरवे ब्रिज जो है यहाँ पर वो उसके रिवर के ऊपर बनाया गया, जिसके चलते यहाँ पर इसको हटा दिया गया। यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बना के रखा गया था वो चीज हट गई। तो ओमन में और इसी के साथ में एक सेकंड, ओमन में और इसी के साथ में जर्मनी में यहां पर इसको हटाया गया, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो ये ओमन देखने को मिलेगा आप लोगों को, यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं प्यारा सा एक यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया ओमन, और अगर जर्मनी आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहां पर आप लोगों को जर्मनी देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑलरेडी यहां पर इसको हटाया गया है, और फिलहाल अभी यहां पर यूके मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग जरूर देखा कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अपनी कंट्री कंपेयर में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं देखा कीजिए, पर लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूं वो अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। पर उससे पहले कुछ आप लोग बातें सुनिए। यहां पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना यहाँ पर ये बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको हम लोग बोलते हैं, ये लिस्टेड की जाती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। उनका कोई कल्चर इंपोर्टेंस होती है, ठीक है, कोई उनका कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस उनका देखने को मिलता है, जिसके चलते वो यहाँ पर ये बेसिकली प्रेजेंट की जाती है। एक कमेटी होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि यहाँ पर ये काम करती है कि हाँ इस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिस्ट अगर उसमें आनी है तो पहले उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। तो 3 तरीके की लिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगी। एक तो होती है कल्चर लिस्ट, तो कोई कल्चर इंपोर्टेंट कोई साइट है यहाँ पर, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। एक होती है नेचुरली, कोई ऐसी चीजें हैं नेचुरल के बेस पर यहाँ पर है। एक मिक्स्ड होती है जिसमें कल्चर का भी मिलावट है और नेचुरल भी है। तो 3 तरीके की लिस्ट इनके द्वारा तैयार की जाती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी कंट्री की कितनी टोटल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज के डेट में, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर, जाकर वीडियो सर्च करना, डिटेल में सारी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, और 2 वीडियो है उसके ऊपर। एक में जो पहली वीडियो है वो पुरानी होगी, वो लगभग 1,40,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दूसरी वीडियो जो अभी डाली है वो सारी चीजें उसमें अपडेट है कंप्लीटली। तो सेकंड वाली देखना, उसको लगभग 40 से 45,000 के करीब लोग देख चुके हैं। तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसमें सारी चीज डिटेल में है, क्योंकि कुछ चीजें अपडेट हुई बाद में, वो कुछ कंफ्यूजन भी होंगे तो वो भी यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो अभी पहले आप लोग यहाँ पर एक नजर डालिए, पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। अपनी कंट्री की अगर लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर यहाँ पर जाएंगे यूनेस्को के ऊपर तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये है बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे अपनी कंट्री के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलता है समझ लेते हैं एक बार। तो ये अपनी कंट्री होगी, अपनी कंट्री की लिस्ट देखने को मिलेगी। तो कल्चर की कैटेगरी में मैंने 3 कैटेगरी बोला ना आप लोगों को, कल्चर हो गया, नेचुरल हो गया और मिक्स हो गया। तो कल्चर की कैटेगरी में टोटल 30 है, ठीक है। तो आप लोगों की सिटी से क्या कोई आप लोगों की सिटी है जहां पर आप लोग रहते हैं बताइए। तो टोटल 30 है यहाँ पर। ये 1983 से लेकर अगर आप देखें इनको रिसेंटली भी अभी कई सारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेटेस्ट, चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं, लेटेस्ट अभी किस पर्टिकुलर जो साइट है उसको हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर डाला, लेटेस्ट कौन सी है उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को मैं बता ही रहा हूं टोटली कितनी हो गई यहाँ पर। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर टोटल मिलाकर हो गई 30 तो हो गई कल्चर की कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना कल्चर लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो कल्चर की कैटेगरी में 30 हो गई, ये देखिए यहाँ पर, ये है बेसिकली कल्चर, ठीक है। तो कल्चर की कैटेगरी में 30 हो गई। नीचे आइए, अब नेचुरल के बारे में बात करेंगे तो नेचर की कैटेगरी में यहाँ पर कितनी हो गई, ये हो गई 7, ठीक है। तो 37 हो गई, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगी मिक्स कैटेगरी में। तो कम से कम आप लोग इतना तो याद कर ही लीजिएगा कि जो कल्चर वाली नहीं हो पा रही है 30 याद है, तो 7 नेचुरल और कम से कम ये कंचनजुंगा तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर है कि आप लोगों को इसके बारे में पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सिक्किम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके अंदर क्लिक कर करके भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये देख ले, सारी चीजें खुलकर आ जा रही है आप लोगों के सामने। तो कोई भी टेंशन नहीं है, अगर आप लोग डिटेल में चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सारी चीजें ब्रीफ जो डिटेल में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएगी। तो टोटल मिलाकर 38 हमारी कंट्री में आप लोगों को साइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 38 साइट है। रिसेंटली अभी लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई थी, अब यार ये क्वेश्चन तो इतना तो हक बनता है पूछने का, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को बताना है, ओके। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ूंगा अब। आइए अब यहां से मैं आप लोगों से बात करूंगा जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया था हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारी कंट्री में 3 पिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं बेसिकली लेजिस्लेटिव, यानी कि जो लॉ बनाने का काम करती है। हमारी कंट्री में कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो लेजिस्लेटिव काम करती है, कोई भी रूल और रेगुलेशन नियम बन रहे हैं। फिर होते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। जुडिशरी यहाँ पर होती है 3 नंबर का, वही देखती है कि इनके द्वारा संविधान के हिसाब से काम किया जा रहा है, ये बेसिकली बनाने के लिए, और ये इंप्लीमेंट भी संविधान के हिसाब से चीजें चल रही है। तो ये चेक एंड बैलेंस का काम यहाँ पर करते हैं। तो
अभी यहां पर ये न्यूज में क्यों आ गया, यूनियन जो मिनिस्टर है हमारी कंट्री में लॉ एंड जस्टिस, उनके द्वारा यहां पर राज्यसभा में ये बात बोली गई है कि जज की जो अपॉइंटमेंट है वेरियस हाई कोर्ट में, उनके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बारे में उनके द्वारा आंसर दिया गया है। तो बेसिकली बातें क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो मिनिस्टर साहब जो है उनके द्वारा ये बोला गया कि देखिए अगर आप लोगों को कोई जज अपॉइंट करना है ना आज के डेट में, तो ये एक तरह कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेटेड और कोलैबोरेटिव ये एक प्रोसेसर है, यानी कि जुडिशरी अपने आप काम नहीं कर पाएगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तब यहां पर काम चलेगा। तो इसके चलते कंसल्ट करना पड़ेगा यहां पर, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि जुडिशरी अपने आप काम करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहां पर कंसल्ट करके किसी पर्टिकुलर जो जज है उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे जाएंगे तो पंचायती राज सिस्टम है, उसी पैटर्न में आप लोगों को हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आर्टिकल जो 217 है, 217 है, वो बात करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, जज को अपॉइंट करना है तो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर जो उस स्टेट का होगा। ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये सारी बातें की जा रही है अगर चीफ जस्टिस है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, यानी कि जो टोटल हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में कितने 25 हाई कोर्ट है ना, या फिर आगे पीछे है कुछ बताइए। 25 है, और लास्ट कौन से ऐड किए गए थे आप लोगों को पता है? ये छोटी छोटी चीजें बहुत बार बता चुका हूं यार, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें कम से कम आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 4-5 घंटे वीडियो बनाने में लग जाते हैं। कम से कम थोड़ा टाइम आप लोग भी दिया कीजिए, क्योंकि रिपीटेडली ये चीजें बताते रहता हूं वैसे तो मैं, पर एक बार खुद से भी आप लोग करेंगे ना उस चीज को, तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। वो नहीं कहते कि आप लोग किनारे पर खड़े होकर किताब पढ़ते रहे तो तैरना नहीं आएगा, थोड़ा सा तालाब में डूबकर नहीं, मतलब कूद कर तो देखो यारो, आप लोगों को तैरना आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर जज अगर अपॉइंट करना है अदर देन चीफ जस्टिस, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, तो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उसके साथ भी कंसल्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझिए। यानी कि अगर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है वो एक अलग फंडा होगा, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करना है तो वो अलग होगा। अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है हाई कोर्ट का, तो यहां पर कौन करेगा अपॉइंट? प्रेसिडेंट करेगा। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, और इसी के साथ में स्टेट का जो गवर्नर होगा वो करेंगे, ठीक है। तो इनसे डिस्कस करके यहां पर चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे ही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आ जाएगा, तो फिर अगर कोई जज को अपॉइंट करना है तो फिर इस चीफ जज से भी पूछा जाएगा, यानी कि ये भी एक पर्सनैलिटी हो जाएगा, इससे पूछा जाएगा, इससे पूछे बगैर काम नहीं होगा, इसको भी यहां पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। हाई कोर्ट का जो जज है यहाँ पर वो रिकमेंड किया जाता है कोलोजियम सिस्टम के द्वारा। नॉर्मली कोलोजियम सिस्टम में जब हाई कोर्ट के लिए काम करते हैं तो 3 मेंबर होते हैं, फिर ठीक है, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करते हैं तो 4 मेंबर होते हैं। तो 3 और 4 कौन कौन, सॉरी 4 नहीं 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 मेंबर कौन होते हैं? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे यहाँ पर हमारी कंट्री के, और दूसरा यहाँ पर बेसिकली 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो 5 आदमी मिलाकर 5 पांडव मिलकर तैयार करते हैं कि हमारी सेना कैसी होनी चाहिए। हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे जो कि यहाँ पर डिसाइड करेंगे किस किस को लेकर चलना है। तो यहाँ पर आर्टिकल 224A ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, वैसे तो यहाँ पर ये अभी बेसिकली इस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं, पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए वो ये है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग ध्यान से देखेगा बहुत सारे केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बात कर लीजिए, चाहे हाई कोर्ट में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोग यहाँ पर केस पेंडिंग पड़े हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते ये बोला जाता है कि अगर मान लीजिए आज की डेट में आप लोग ये सोचिए मेरी उम्र जो है वो हो गई है 80 साल, ठीक है, 80 साल हो गई मेरी उम्र, और मेरी उम्र 80 साल हो गई, तो मुझे 80 साल में काफी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा अगर मैं जज हूं, ठीक है। तो अगर मुझे बोले कोई आकर कि आप यार थोड़ा टाइम निकाल के अपनी दिनचर्या में से आकर कुछ केसेस सुन लिया करो, ठीक है, तो अगर मुझको ये बोला जाए और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, तो आर्टिकल 224A यहां पर पावर में आएगा कि हाँ अगर जो रिटायर्ड और लेजी जज हो चुके हैं अगर उनको भी यहां पर काम पे रखना है, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग उनको काम पर रख सकते हैं, ताकि केस की जो पेंडेंसी है उसको थोड़ा कम किया जा सके और लोगों को न्याय जो है वो टाइम पर मिल सके। बहुत बड़ा रीजन हमारे देश में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, यानी कि एक इंसान को सजा मिलनी थी, सजा इंसान को तब मिल रही है जब उसको गुनाह करने वाला इंसान जो है वो इस दुनिया से चला गया है। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं कि क्या कंडीशन यहां पर बन गई है? तो ये जरूरी है यहां पर कि आप लोगों को प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों से बात की, ये तो सारी इसके बारे में बात हुई, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। एक्स्ट्रा बात में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोलोजियम सिस्टम के बारे में। ये जो कोलोजियम सिस्टम है इसके बारे में कहीं पर भी आप लोगों को संविधान में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोलोजियम सिस्टम जो है वो संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। कोलोजियम सिस्टम जो है हमारी कंट्री में डेवलप हुआ, पहले एक फर्स्ट केस जो आया बेसिकली फर्स्ट जज केस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो रिकमेंड करते थे कि क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। फिर सेकंड जज का केस आया तो फिर लगने लगा कि यार कंसल्ट भी करना चाहिए, तो फिर कुछ और लोग इसमें ऐड किए गए कंसल्ट करने के लिए, 2 सीनियर मोस्ट जज ऐड कर दिए गए। फिर लगा 2 से काम नहीं चलेगा, 2 और ऐड कर दो, ठीक है। फिर तीसरा जो जजेस का केस आया ये 1998 में, ठीक है। पहला केस कब था यहाँ पर? पहला केस था यहाँ पर 1981 में,
ठीक है। दूसरा केस था यहाँ पर 1993 में और तीसरा केस निकल कर यहाँ पर 1998 में। तो कोलोजियम सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले अपना डिसीजन ले लेते थे, ठीक है, कि किसको क्या करना है, किसको ट्रांसफर करना है, ये क्या करना है, ठीक है, तो अपने आप डिसीजन ले लिया। पर लेकिन लगा कि यार एक अलग अकेला इंसान क्या क्या हरकतें कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर कुछ तो पकड़ होनी चाहिए ना। तो फिर 2 जज को और जोड़ दिया इसके साथ में कि हाँ 2 जज कम से कम होंगे, उनसे कंसल्ट करके काम करेगा, यानी कि 3 लोग हो गए। फिर वो लगा कि यार 3 से भी काम नहीं चल रहा है, एक को बहका लिया अपने साथ में, एक अकेला रह जाएगा, तो अब 4 हो गए यहाँ पर जज और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 5 आदमी मिलकर यहां पर अब काम करते हैं। इसको आप लोग कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, इनके द्वारा अगर किसी को रिकमेंड कर दिया गया गवर्नमेंट के पास में, तो फिर गवर्नमेंट जो है नॉर्मली उसको अप्रूव कर ही देती है। एक बार को रिटर्न भेज सकती है पर लेकिन फिर उसको अप्रूव करना ही पड़ता है। तो आज की डेट में जुडिशरी में अगर अपॉइंटमेंट करनी है किसी की पर्टिकुलर जज की या ट्रांसफर कुछ करना है, तो ये सारी पावर कहीं ना कहीं कोलेजियम सिस्टम के हाथ में है, यानी कोलेजियम सिस्टम को सारी पावर यहां पर दे रखी है। तो इसके चलते क्या होता है, कई बार जो एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री में, जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आज के डेट में वैसे यहां पर यूनियन गवर्नमेंट होगी, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि यार जज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो उस कंट्रोल को बनाने के लिए इनके द्वारा पास किया गया था एनजेएसी, जिसके बारे में आप लोगों ने पुराने टाइम में करवाया हुआ। अगर डेली आप लोग कनेक्ट रहते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। एनजेएसी बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि यहां पर यह बोला गया था एनजेएसी के अंदर हमारे संविधान में संशोधन करके, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2014 में, ठीक है। तो 2014 में जब ये अमेंडमेंट किया गया तो एनजेएसी लाया गया। इसमें बोला गया कि यार अगर आप लोगों को आज की डेट में अपॉइंटमेंट करना है ना, तो यहां पर इक्वल नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि जुडिशरी और जो इसी के साथ में जो एग्जीक्यूटिव है उसके इक्वल मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों मिलकर काम करेंगे जज के अपॉइंटमेंट में। तो इससे क्या हो गया, ये यहां पर बेसिकली बोला गया, जब ये इसको सुनवाई हुई 2015 में केस की, तो बोला यह गया कि अगर इनको आप लोग इंक्लूड करके चलोगे तो यहां पर क्या हो सकता है, बेसिकली दिक्कत ये हो सकती है कि एक तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी हर्ट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी हमारी पसंद का आप लोग यहां पर अपॉइंट करना है और उनकी पसंद का नहीं होगा तो फिर वे नहीं मानेंगे। तो ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सीधा सीधा ये बोल देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना उसका हनन हो जाएगा, इससे हमारी इंडिपेंडेंसी में इंटरफियर हो जाएगा। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, ये जो इंडिपेंडेंसी हट कर रहा था जुडिशरी की, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। बोला कि ये नहीं रहेगा यहां पर और हम लोग अपना कोलेजियम सिस्टम ही फॉलो करके चलेंगे। तो तब से कोलेजियम सिस्टम ही फॉलो करके चल रहे हैं, यानी कि यही पैटर्न तब से फॉलो किया जा रहा है। अब आप लोग स्टेटमेंट सुनिए बेसिकली ये स्टेटमेंट अब आप लोगों को समझ में आएगी। आखिर मिनिस्टर साहब क्या बोले हैं कि देखिए जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट करनी है, वैकेंसी खाली है, उनको भरने हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर है, इंटीग्रेटेड प्रोसीजर है और कोलैबोरेटिव प्रोसीजर है। इनके इंडायरेक्ट वे वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको भी काउंट करके चलो, अपने अपने आप काम मत करो आप लोग, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों का काम है, जबकि यहां पर एनजेसी को हटा दिया गया था इनके द्वारा, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव का काम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए इनके द्वारा लंबी बातें बोली गई शॉर्ट फॉर्म में ठीक है। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल। मुझे लगता है कोई माइंड में कंफ्यूजन होगा तो फिर भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा जरूर, कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमारे देश में कई जगह आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है। तो बाढ़ बेसिकली आप लोगों को कई सारी तरीके से देखने को मिलती है। बाढ़ हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, तो कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। बाढ़ की कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बाढ़ आती है तो क्या खतरनाक इंपैक्ट डालकर जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए इसको लैंडस्लाइड बोलेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर, ये इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं जब पर्टिकुलर एरिया से इस तरीके से यहाँ पर लैंड जो है वो खिसक कर आती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो वो देखो भागा जरा सा बचाओ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये होता है लैंडस्लाइड, अगर इसको आप लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कंडीशन कई बार यहां पर देखने को मिल जाती है। तो जब हैवी रेन होती है, और ये ऐसी हरकतें कब देखने को मिलेगी, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ है यहां पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, हालांकि इस तरीके से कोई पहाड़ होता नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने क्या किया, खुदाई स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसको तोड़कर इसके अंदर कुछ आप लोगों ने सड़क बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। कई बार क्या करते हैं सुरंग निकाल देते हैं पहाड़ में को, तो वो खोखला बन जाता है, वो नेचुरली टिका हुआ है ना यार, आप लोग उसको चीजों को छेड़ रहे हैं। पता चला यहां से काट पीट के थोड़ा सा यहां पर कुछ यहां पर होटल वगैरह बना दे थोड़ा सा आकर। तो आप लोगों ने केदारनाथ भी मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें भी यही चीजें दिखाई गई हैं। यानी कि नेचुरल चीजों के साथ में जब हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं ना, तो फिर उसका खामियाजा आप लोगों को इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। उसको आप लोगों को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आप लोग बचोगे नहीं अगर ये कंडीशन चलती रही। यहां पर आप लोग देखिए ये सारी आप लोगों को चीजें भुगतनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो इसके चलते आप लोगों को क्या करना है, इनका ध्यान रखना है। तो बेसिकली लैंडस्लाइड तो यही है जो मैंने अभी यहां पर आप लोगों को दिखाई, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड में क्या क्या होता है, यहाँ पर मास ऑफ रॉक्स होते हैं, एक तरीके से चट्टानें होती हैं, ठीक है, डिब्री होती है, जो कूड़ा करकट, और अर्थ का जो स्लोप होगा डाउन स्लोप, वहां से खिसकते हुए नजर आएंगे। तो लैंडस्लाइड वाली कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो है नॉर्मली कहां
वहां लैंडस्लाइड हो सकती है। तो या तो देखिए हिमालयन वाला रीजन रहेगा, हाई जो माउंटेन रहेगी, ये इसी के साथ में सब हिमालयन वाला जो टेरेन रहेगा। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन वेस्टर्न घाट हो गए, नीलगिरी तमिलनाडु, तो नॉर्मली वहां पर होगा जहां पहाड़ी इलाका होगा, सीधे सीधा ये बोला जा सकता है, ठीक है। यानी कि पहाड़ों वाले एरिया में लैंडस्लाइड होती है आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो मिटिगेशन का क्या है, इसको कैसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं? तो यार रिस्ट्रिक्शन लगा दो कंस्ट्रक्शन के ऊपर। आप लोग जो वहां पर रोड बना रहे हो, आप लोग वहां पर जो डैम बना रहे हो, कोशिश करो कि वहां पर जनता को ज्यादा मत बसाओ, वरना फिर यहां पर लोग जो है उनकी जान जाती हुई नजर आएगी। जैसे अभी महाराष्ट्र में दुनिया भर के लोगों की जान चलेगी, 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चलेगी। तो लिमिट कर दो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर वहां पर बेसिकली, ठीक है। स्लोप कैसा रहता है आप लोगों को पता ही है, किस तरीके से वहां पर इस तरीके से कंडीशन बनती है। सेटलमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, पता चला बड़े बड़े होटल बना दिए वहां पर ले जाकर, तो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एफोरेस्टेशन बेसिकली वहां पर आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि पेड़ लगाना, क्योंकि आप लोगों को पता है जहां आप लोग पेड़ लगाओगे, तो मान लीजिए पेड़ खड़ा हो गया यहाँ पर अगर, तो पेड़ की जो जड़ें है ना वो बेसिकली चीजों को जकड़े रहती है, ठीक है, तो मिट्टी को कटने नहीं देती है। तो लैंडस्लाइड जहां पर होती है वहां पर पेड़ अगर लगा दिया जाता है ना, तो काफी कुछ तो पेड़ बांधे रहते हैं, पर लेकिन हम लोग पेड़ों को ही काटे जा रहे हैं। तो पेड़ों को काटोगे तो फिर अपनी भी जिंदगी कटेगी ना फिर। तो पेड़ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी इस तरह का, वो रिड्यूस कर देना चाहिए। तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। अब जब फ्लड आती है, जब बाढ़ आती है, तो फिर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि पानी जो है वो हद से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सारी चीजें जो है वो बहाकर ले जाता है। तो यहां पर अगर बात की जाए इसके बारे में, तो पानी जो है फ्लड के टाइम पर काफी एक हाई लेवल का बढ़ जाता है। तो मिटिगेशन के लिए आप लोग क्या करें, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहाड़ों में भी कई बार बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोगों को जो है, जो स्लोप वाले एरिया में रहते हैं, तो वहां से थोड़ा बचाओ। वैली वाले रीजन में रहते हैं, वैली ऐसे होती है, ठीक है, तो पता चला यहाँ पर ये यहाँ से कोई नदी है इधर से, ठीक है, और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो नदी आएगी तो बाहर ले जाएगी इस तरीके से सबको, ठीक है। तो इस तरीके से वैली वाले रीजन में न रखा जाए लोगों को, या तो यहाँ पर थोड़ा स्लोप वाले रीजन में रख लो ऊपर को, पर स्लोप वाले रीजन में लैंडस्लाइड की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो कोशिश ये करो कि प्लेन वाले रीजन में लोगों को ज्यादा रखो, वरना वैली में तो बाढ़ आएगी, जब पानी आएगा तो थोड़ा सा स्लोप वाले रीजन में भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में जो इनडिस्क्रिमिनेट और अनसाइंटिफिक जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कि कहीं पर यहाँ पर कुछ बना दिया काट पीट के, वो सारी गंदी हरकतें जो है वो रोक देनी चाहिए, अगर रियलिटी में जिंदा रहना चाहते हो। वरना तो देखिए फिर तो नेचर अपना काम कर ही रही है, आप अगर नहीं सुधरोगे तो वो सुधारेगी नेचर, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सुधारना तो पड़ेगा ना। अगर चीजें ऐसी चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा, तो फिर नेचर अपना हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट के बारे में। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली अभी हम लोग बात करेंगे। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया कि सब्सिडी और सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर जो शिपिंग कंपनी है, ताकि हमारी कंट्री में बूस्ट कर सके हम लोग इस तरीके की चीजों को। देखिए अगर हम लोग बाहर से सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो हम लोग बेसिकली उसमें पैसा पे करेंगे, पर अपनी ही कंट्री में अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करने लगे, तो अपने ही देश में ही पैसा रहेगा, और अपने ही देश में लोगों को जॉब मिलेगी, अपने ही देश में जीडीपी बढ़ती आप लोगों को नजर आएगी, तो सारी चीजों का फायदा होगा। तो इसके लिए 1624 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है 5 साल के लिए। तो इंक्रीज किया जा रहा है बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से स्कीम के अंदर, ताकि यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर में। तो सब्सिडी जो है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है 5 से लेकर 15% तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो शिप है ओल्डर देन 20 ईयर, ठीक है, तो उनको बोला जा रहा है कि एलिजिबल नहीं है बेसिकली इसके अंदर, जो नए शिप है उन्हीं को यहाँ पर लेकर आगे चला जाएगा। तो रीजन क्या यहाँ पर स्मॉल इंडियन जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में हाई ऑपरेशनल कॉस्ट रहती है, तो उसको कैसे कम करना है, तो अपनी ही देश में चीजें डेवलप होगी तो फिर सस्ती हो जाएंगी चीजें। और फॉरेन एक्सचेंज भी जो बाहर जा रहा है उसको कैसे रोकना है, तो इसके चलते इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट होगा तो चीजें हमारे हिसाब से चलेगी। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का अगर बात करें, तो जनरेट करेगी काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट, क्योंकि अपने देश में सारे प्रोडक्ट बनेंगे तो अपने ही देश के लोगों को जो मिलेगी ना, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगी। कल को चलकर किसी कंट्री के साथ में कुछ झड़प होती है तो वो भी अपनी हरकतें कर सकता है, तो अपनी कंट्री में बनाएंगे तो सारी चीज अच्छी रहेगी, इकोनॉमिक होगा, कमर्शियल होगा, और स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट होगा अपनी कंट्री का। तो अपने ही देश में अपनी ही चीजें आत्मनिर्भर होकर हम लोग काम कर पाएंगे। अगर बात करें इकोनॉमिक एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफी डाइवर्स चीजें अपनी कंट्री में अगर आती है, तो बाहर के भी लोग यहाँ पर अगर काम करेंगे, तो फॉरन भी हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, हमसे चीजों को खरीद कर लेकर जाएंगे। तो यानी कि अपने आप को इतना काबिल बना लो ताकि लोग जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने लगे, ना कि हम लोग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो इस तरीके की चीजें लेकर चलोगे तो जिंदगी को एंजॉय करोगे, तो काफी अच्छे से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये बातें बेसिकली यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज को अटेम्प्ट कर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डे क्या, सबसे पहले तो हम लोगों ने मोटिवेशन कोड देखी, ठीक है। तो जोहरी की पहचान, जोहरी को ही पहचान होती है बेसिकली किसकी, हीरे की, ठीक है। कारगिल विजय दिवस, तो कौन कौन आ रहा है सुबह, देखता हूं कौन कौन लाइव आता है सुबह। चलिए वेट करूंगा मैं आप लोग का। देखिए उठ जाइए, सुबह 7 बजे तो कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम तो आप लोग उठ सकते हैं ना कम से कम। बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में, हम लोगों ने यहाँ पर बात की, डिटेल में समझा इसको। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की, अम्मा के बारे में हम लोगों ने जाना, एक पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्वेश्चन और पाइपलाइन के बारे में हम लोगों ने समझा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर हम लोगों ने जो बेसिकली सर्वे है उसके बारे में जाना, अपनी रैंक क्या है और क्या क्या चीजें समझी, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और केसेस समझे, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसके बारे में जो शॉर्ट न्यूज थी। नेक्स्ट हम लोगों ने
हमने इंटरनेशनल न्यूज में जो बेसिकली काफी डिटेल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और जो वीडियो बोली है उसको जरूर देखिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को सारा ही बता दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो जरूर बताया करो, और बाकी अगर पॉलिटी से कोई रिलेटेड कंफ्यूजन है तो जाकर सर्च करो, पॉलिटी का लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें दूर हो जाएंगी। बाकी हम लोगों ने बाढ़ फ्लड इनके बारे में चीजें जानी, तो क्या क्या कंडीशन है, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो केस आप लोग का बन रहा था, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ बातें हम लोग को जानने को मिली, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। अब आप लोगों के सामने क्विज है, इसको आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो कारगिल जो ऑपरेशन आप लोग को बताना है यहाँ पर, ये कौन सा था, कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड मिला, तो कौन सा यहाँ पर बेसिकली जो भागीरथी अम्मा को पुरस्कार मिला ये बताना है, और किस डेट में मिला ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन सी कंट्री यहाँ पर जो बेसिकली रशिया के साथ में डील करने को तैयार थी पर लेकिन यूएसए के प्रेशर में नहीं कर पाई, कहां से होकर ये पाइपलाइन जा रही है ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है एलिवेशन को इंप्रूव करने के लिए, ये वाला आर्टिकल कहाँ रह गया, बांग्लादेश वाला आर्टिकल था ये, चलिए कोई नहीं, अब तो टाइम भी ज्यादा हो गया, इसको कल देख लेंगे, ठीक है। तो ये बांग्लादेश वाला एक आर्टिकल था छोटा सा, इसको फिर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल के बारे में बात करिए, बेसिकली बांग्लादेश बोल रहा है चाइना के साथ मिलकर काम करने के लिए, ठीक है। तो वैसे भी इंटरनेशनल न्यूज में आप लोग का एक आर्टिकल हो गया तो इंटरनेशनल न्यूज 2 हो जाती, तो कल इसको देख लेंगे या फिर हिंदू के अंदर देख लेंगे, अगर कोई आर्टिकल हिंदू के अंदर भी आ सकता है इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल, वैसे इसी के अंदर डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। बाकी ये थोड़ा रिविजन कर लीजिए, यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो व्हीलर आइलैंड है उसके बारे में मैंने पूछा था, और 24 का ये क्विज है, याद रखना, ठीक है। तो रिवर कौन सी है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी यहाँ पर कमन अमन सेतु के बारे में, किस कंट्री के बीच में यहाँ पर ये आप लोगों को बेसिकली जो फ्रेंडशिप सेतु देखने को मिलेगा, ठीक है। एमटेक का प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा, किसके साथ मिलकर ये बताना है। पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटिव ये पर्टिकुलर डिवाइसेस के बारे में बताइए जो कि दवाइयों को ठंडा रखने का काम करती है और एक जगह दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। कौन सा जो बेसिकली ग्लेशियर है जो रिसेंटली न्यूज में जिसके बारे में बात की थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से भी चले तो भी आप लोग नहीं बचा पाओगे। माउंट कौन सा है यहाँ पर ये जिसके बारे में बात की थी, तो अल्प माउंटेन और यूरोप के बारे में बात की थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलती है और डीपीएसपी के अंदर कहां पर देखने को मिलेगी इसके बारे में बात है, ठीक है। ये बताना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी थी 2015 में, ये आप लोग को बताना है। आंसर देख लेते हैं। व्हीलर आइलैंड को यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो यहाँ पर ये है धामरा रिवर, ठीक है। तो धामरा रिवर भी बंगाल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कमन अमन सेतु के बारे में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप सेतु है, बाकी फ्रेंडशिप रहे ना रहे सेतु जरूर है, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करें तो डीआरडीओ के साथ मिलकर एमटेक डिफेंस में आप लोग को देखने को मिलेगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में बात की जा रही है। यहाँ पर इमवोलियो, ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीका छोटा सा रेफ्रिजरेटर है जो कि दवाइयों को ठंडा रखने का काम करता है। आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा गांव के भैंस को इंजेक्शन लगाने वाला कोई डॉक्टर आता था तो मोटरसाइकिल पे या फिर साइकिल पे अपनी बराबर में एक पोटली बांधे रखता था, जो फ्रिज टाइप का काम करता था, तो उसी टाइप का आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो शहर में रहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए मैंने डिस्कस कर ही दिया था, दिखाया था ना आप लोगों को पिक्चर। बात की जा रही है अल्पाइन ग्लेशियर के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में बात कर रहे थे। और माउंट ब्लैंस जो है यहाँ पर ये याद रखिएगा, माउंट ब्लैंस बेसिकली अल्प्स और यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा हाईएस्ट पीक। आर्टिकल 19(1)(c है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43(b) जो है यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 थी यहाँ पर ये 2015 में जब यहाँ पर ये साइन की गई थी। आज के डेट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है ग्लासगो, कहां पर, यूके के अंदर में, जो यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार, लेक्चर के बारे में जो भी बातें आप लोगों को अच्छी लगी या बुरी लगी फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। इसी के साथ में अगर लगता है लेक्चर से कुछ सीखा है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ये बातें जो भी आप लोगों ने सीखी है, तो जो भी सीखी है तो किसी को पढ़ा दीजिए, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार हो, चीजों को एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बाकी अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देते हुए चलिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए। पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो आसपास सफर के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।